जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसकी ग्रेविटी कम होती है। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज है जो मास पर डिपेंड कर रही है तो उसका मतलब कि वो ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रही होगी। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 5 और आज हम देखेंगे escape velocity। escape velocity नाम से ही पता लग रहा है कि कोई ऐसी velocity होगी जिसकी वजह से हम escape कर सके, यानी किसी चीज से बाहर जा सके। ऐसी velocity escape velocity है। तो escape velocity को समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। एक तो होता है orbital velocity। orbital velocity और escape velocity में आपको डिफरेंस समझना होगा कि डिफरेंस क्या होता है। सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे अर्थ है और ये क्या करता है, अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। वो कैसे लग रही होगी, यहाँ पे डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ इस ऑब्जेक्ट को हम लेके गए थोड़ा सा हाइट पे, यहाँ पे अब क्या होगा, स्टिल ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी जो ऐसे लग रही होगी। थोड़ा सा और हाइट पे ले गया, लेट सपोज यहाँ पे, अब स्टिल ऐसे ही लग रही होगी। ना हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इतना दूर ले गया कि सपोज करें ऑब्जेक्ट आ गया स्पेस में। तो क्या अब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स? अब नहीं लग रही होगी। क्यों? ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ गया है, यानी कि अर्थ के अराउंड एक खास रीजन है जिस रीजन में अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। उस रीजन से बाहर चले गए तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है जहां अर्थ दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है ये फील्ड क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ अब आपने क्या समझना है कि आपको पता है कि जैसे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो किसी भी बॉडी के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, मून के अराउंड या किसी भी प्लेनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट है तो वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जब रिवॉल्व कर रहा है एक सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड, तो क्या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट मूव किया जा रहा है, तो क्या उस सैटेलाइट पे, लेट्स सपोज सैटेलाइट यहाँ पे, क्या इस सैटेलाइट पे कुछ फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स? ये समझना है। तो इसका आंसर है कि लग रही होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, इसको समझे कैसे। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक पत्थर है, उसको हमने, कोई स्टोन है उसको हमने एक रोप से बांधा और उसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे, ऐसे एक सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है। ऐसे ये घूम रहा था, जैसे ये इस पॉइंट पे आया इस डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसे ये इस पॉइंट पे आया हमने कहा कि रोप ब्रेक हो गई, तो ये स्टोन किधर जाएगा, ये स्टोन ऐसे स्ट्रेट टेंजेंट टू द सर्कल चला जाएगा। हमेशा जब भी बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही होती है तो वो चाहती है कि उस सर्कल के टेंजेंट चली जाए। टेंजेंट मींस एक ऐसी लाइन जो एक सर्कल को एक ही बार कट करे। जैसे सपोज करें ये सर्कल है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक बार टच करे। अगर हम बोले ये एक टेंजेंट है तो नहीं, ये लाइन दूसरी बार भी सर्कल को टच कर सकती है। तो सपोज करें कि ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट चाहता है कि इस सर्कल के टेंजेंट चला जाए हमेशा। ऑब्जेक्ट ये चाह रहा होता है। ना वापसी यहाँ पे आते हैं कि सेंटर में अर्थ है और इसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कुछ ऐसे। और ऑब्जेक्ट आ गया इस पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट कैसे जाना चाहेगा, ऑब्जेक्ट चाहेगा कि ये सर्कल से बाहर कुछ ऐसे चला जाए। और इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी भी तो खींच रही है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कैसे लग रही होगी, वो कुछ ऐसे लग रही होगी। नाउ हम क्या करते हैं कि हेड टू टेल रूल याद करें। सपोज करें हेड टू टेल रूल आपको याद होना चाहिए। एक फोर्स है वो ऐसे लग रही है, सॉरी एक फोर्स F ले लेते हैं F1 और एक फोर्स है F2। इनको हेड टू टेल रूल से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे जोड़ देंगे, कुछ ऐसे। ये फोर्स F1
और इस वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे जोड़ देंगे F2। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पे कुछ ऐसे आ जाएगा ये FR रिजल्टेंट वेक्टर। ये FR एक्चुअली बता रहा क्या है हमें, सपोज करें ये दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, कैसे, लेट सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कुछ ऐसे, ये फोर्स F2 और ये फोर्स F1। आपको कहा जाता है ये दोनों फोर्सेस जब ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्या ये स्ट्रेट अपवर्ड चला जाएगा, नहीं, यहां से भी तो फोर्स लग रही है, क्या ये स्ट्रेट आगे आ जाएगा, नहीं, यहां से भी फोर्स लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कहां कर जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा ये ना, यहां से भी फोर्स लगी, यहां से भी मूव ऐसे कर जाएगा, ये FR की डायरेक्शन हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप देखें ये और ये सेम डायरेक्शन में, सेम यहां पे भी अगर देखें ऑब्जेक्ट चाह रहा है कि टेंजेंट टू सर्कल चला जाए, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, हमने किया ये कि इस वेक्टर को उठा के यहां लाके रख दिया, हमारे पास वेक्टर था ये वाला, ये इस वेक्टर को उठा के हम यहां ले आए, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, अगर आप देखिए ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, कुछ ऐसे। नाउ ऑब्जेक्ट आ गया इस पॉइंट पे, अब ऑब्जेक्ट कैसे चाहेगा, बॉडी का जो इनर्शिया है, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, यानी जैसे सपोज करें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है या मैं हूं स्ट्रेट लाइन में भाग रहा हूं, अगर मुझे कहा जाता है अचानक से रुको, मैं नहीं रुक सकता, क्यों, मेरी बॉडी का इनर्शिया या मेरी बॉडी का जो मास है वो स्टिल चाह रहे कि मूव करता रहे, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा था। तो यहां पे भी क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट कहां जाना चाह रहे, ऐसे, अब ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है, अगेन ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, तो ग्रेविटी अब इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस ग्रेविटी के वेक्टर को उठा के हम यहां ले आए ऐसे, तो रिजल्टेंट कहां बना, कुछ ऐसे। रिजल्टेंट वो डायरेक्शन होती है जहां ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले ऐसे मूव हुआ, देन ऐसे मूव हुआ, उसके बाद कुछ इसी तरह से यहां डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे, देखें, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आया, अगेन वो क्या चाह रहे, टेंजेंट टू सर्कल चला जाए, लेकिन ग्रेविटी कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर, तो इसको अगर मैं यहां लाके रख दूं तो ऐसे आ जाएगा रिजल्टेंट ये। तो इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो होता यह है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर रही होती है, लेकिन एक बैलेंस बन जाता है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉडी के इनर्शिया में। ये जो फोर्स मैंने बनाई है एक्चुअली बॉडी का इनर्शिया है, बॉडी के इनर्शिया में और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बैलेंस बनता है, जिसकी वजह से बॉडी ऑर्बिट में रहती है। तो इस बात को आप में पहले क्लियर करना है कि अगर एक बॉडी अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लेनेट के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो नाउ अब हम आते हैं एस्केप वेलोसिटी पे। अब आपको एस्केप वेलोसिटी बहुत आसानी से समझ आएगी कि सपोज करें कि अगेन हमारे पास एक प्लेनेट है, सपोज करें अर्थ ही ले लेते हैं, कोई भी प्लेनेट है, और अब हम यहाँ पे खड़े हुए थे, ये रहे हम, हमारे पास एक पत्थर है, स्टोन है, जिसको हमने फेंकना है। हमने क्या किया, इसको स्ट्रेट ऐसे इस डायरेक्शन में फेंका और बहुत आहिस्ता से फेंका, स्टोन कुछ ऐसे गया और यहां आके गिर गया। नाउ हमने स्टोन को अब और तेज फेंका, स्टोन ऐसे आया और स्टोन अगेन अर्थ पे आके वापसी गिर गया, सही। अब हमने स्टोन को इतना तेज फेंका कि जो उसकी वेलोसिटी थी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो गई। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एक ऐसी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जिससे एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव करना शुरू हो जाए, वो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को इतनी जोर से तेज फेंका कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे इसके अराउंड ऑर्बिट में मूव करना शुरू हो गया, सही। सबसे पहले वेलोसिटी क्या थी, कम थी, यहीं गिर गया, फिर वेलोसिटी हमने थोड़ी बढ़ाई लेकिन स्टिल कम थी, फिर ऑब्जेक्ट यहीं गिर गया। अब क्या हुआ, हमने वेलोसिटी को इतना ज्यादा बढ़ाया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो गई। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव करना शुरू हो जाए, वो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। जब ऑब्जेक्ट
इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी? ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगती है। नाउ अब हमने क्या किया कि वेलोसिटी को मजीद बढ़ाया। जैसे सपोज करें यहां में एक सर्कल बना देता हूं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है वो सिर्फ इस जगह पे एक्ट कर रही है, इससे बाहर एक्ट नहीं कर सकती। अब हमने ऑब्जेक्ट को इतना तेज फेंका कि वो यहां से बाहर चली गई, जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी उससे ऑब्जेक्ट बाहर चला गया। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी को चाहिए हो, किस लिए? किसी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसको डेफिनेशन से भी समझे, क्या है? मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी, एक बॉडी को चाहिए हो टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि बाहर निकलने के लिए फ्रॉम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट्स को बोलते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, मून, अर्थ, जुपिटर, जो भी हैं सब, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। तो एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अ प्लैनेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। नाउ आपको एस्केप वेलोसिटी तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एस्केप वेलोसिटी की कुछ कंडीशंस होती है कि अगर हमें ग्रेविटेशन, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे बाहर निकलना है, तो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है, या सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? तो दो तरीके जो आसान है। पहला ये कि सपोज करें ये रहा हमारे पास प्लेनेट, हम अर्थ ले रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ ले लेते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो स्ट्रेट अपवर्ड फेंके। सही, ये दो इफेक्टिव तरीके हैं। सबसे जो इफेक्टिव तरीके हैं ये दो है, या तो स्ट्रेट अपवर्ड फेंके ताकि डायरेक्टली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेट्स सपोज ये फ्री फील्ड, और फील्ड से डायरेक्टली बाहर जाए। अगर आप देखें लेट्स सपोज हम इसको ऐसे फेंक देते तो इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता फील्ड से बाहर जाने के लिए, इसलिए एक तो क्या है, स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया जाए। सेकंड ये हो सकता है कि हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेट सपोज अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, सपोज कर रहे हैं कि अर्थ के जो डायरेक्शन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो उसी डायरेक्शन में टेंजेंट टू सर्कल हम अगर ऑब्जेक्ट को फेंक दें, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी फेंकें तो भी इसके वेलोसिटी को एक्वायर करना आसान होगा। एक तो ये कि ये वर्टिकली अपवर्ड में क्यों आसान होगा, क्योंकि इसमें हमें मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इस तरह वाले में इसलिए आसान होगा क्योंकि अर्थ जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट टू अर्थ जब उसको फेंकेंगे तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी एक्वायर करना आसान होता है कंपैरेटिवली। तो ये दो इफेक्टिव कंडीशंस है। ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे फेंके तो एस्केप वेलोसिटी एक्वायर्ड हो जाए, लेकिन हमें वेलोसिटी फिर ज्यादा चाहिए होगी। नाउ हम जब अभी एस्केप वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करेंगे तो हम कुछ अजम्पशंस करेंगे। पहली अजम्पशन ये होगी कि कोई दूसरा प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे सपोज करें कि हम बोलते हैं कि हम हैं मून पे, और मून पे से एक ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है। मून की भी अपनी ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो था G इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, ये अर्थ के लिए पढ़ा था। तो देखें ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसके बाद ग्रेविटी भी होगी। जैसे मैं हूं, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का मास है, मेरी बॉडी की भी अपनी ग्रेविटी है, लेकिन मेरा मास इतना कम है कि ग्रेविटी फील ही नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं उनकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है। जैसे मून है वो अर्थ के कंपैरेटिवली छोटा है, जो अर्थ है उसकी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जो मून है उसका मास कम है तो उसकी ग्रेविटी भी कम है, और ग्रेविटी आई थिंक 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है मून की। तो हर ऑब्जेक्ट जिसका मास होगा उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। सपोज करें मून है और यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है, एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है, तो हम सपोज करेंगे कि इस मून के अलावा कोई प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई और सेलेस्टियल बॉडी नहीं है जो एग्जिस्ट कर रही, ये असम्पशंस करते हैं हम। सेकंड वन कि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होगा। वैसे तो मून के अराउंड एयर होती भी नहीं है आई थिंक, लेकिन जो हमारे पास असम्पशन है, लेट्स सपोज अर्थ के ऊपर से हम
एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो हमें जो वेलोसिटी चाहिए होगी वो एस्केप वेलोसिटी, और अजम्पशंस क्या है, कोई दूसरा प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा और कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, यानी एयर खत्म हो गई, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, नाउ एस्केप वेलोसिटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ये वाली चीज, ताकि पहले फॉर्मूला ड्राइव हो, फॉर्मूले से इस बात को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एक कोई भी प्लेनेट ले लेते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडी। आप प्लेनेट भी बोल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। एक सेलेस्टियल बॉडी ली और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, इस ऑब्जेक्ट पर हमने इसको इतनी वेलोसिटी या इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि ये इस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ना होगा क्या कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, इस ऑब्जेक्ट के बाद इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है तब भी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कहलाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखा था, PE is equals to G MEM डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है, हाफ mv²। ना ऑब्जेक्ट को हमने मिनिमम, डेफिनेशन क्या है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी, वो कम से कम वेलोसिटी प्रोवाइड की हमने कि ऑब्जेक्ट इस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। लेट सपोज इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो यहां तक थी, जो ग्रीन सर्कल है यहां तक इसकी फील्ड थी, तो हम इस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी या इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि बस ये इस रीजन से बाहर यहां पे आ जाए, सही, बिल्कुल जरा सा फील्ड से बाहर आ जाए, क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी को मिनिमम वेलोसिटी बोल रहे कि कम से कम कितनी चाहिए होगी। वैसे तो ऑब्जेक्ट को हम इतनी वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये यहां से निकल के यहां आ जाए, लेकिन हम क्या बोल रहे, कम से कम कितनी चाहिए होगी, तो कम से कम इतनी चाहिए होगी कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आ जाए। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ एक और बात समझे, लास्ट लेक्चर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है लेक्चर हमारा, कि एक ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी भी फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है। जैसे लेट सपोज यहाँ अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके गए तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। ऑब्जेक्ट को आप वापसी नीचे लेके आए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फिर ऊपर लेके गए फिर बढ़ेगी, फिर नीचे लाए फिर कम होगी। क्यों कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप जब अपवर्ड मूव कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, आप फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्ट किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करें सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर जाता है तो कुछ ना कुछ इसको एनर्जी चाहिए होती है, कुछ एनर्जी ये लेता है और फिर दूर जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन दूर गया तो जो न्यूक्लियस की फोर्स थी वो ऐसे थी, न्यूक्लियस की फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, तो क्या होगा, अगेंस्ट द फील्ड मूव हुआ, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आएगी, कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करें कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और फिर ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो क्या अब उसके अंदर एनर्जी आएगी, नहीं आएगी। जब फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे तो एनर्जी आएगी ना। थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसमें कोई एनर्जी आएगी, नहीं आएगी। क्यों, एनर्जी आ रही थी फील्ड की वजह से। सेम यहां है, ऑब्जेक्ट यहां पे था, फील्ड के अंदर है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ऑब्जेक्ट मूव हुआ, इस पॉइंट पे आ गया जहां पे फील्ड ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेकंड,
एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी, मैक्सिमम हाइट पे आके वेलोसिटी 0, और फिर ये वापसी ऐसे नीचे आएगा। ऐसा ही होता है ना, एक ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है कम होती है कम होती है, मैक्सिमम हाइट पे 0, और फिर जब ये वापसी नीचे आते हैं तो वेलोसिटी वापसी बढ़ना शुरू होती है। सेम ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, वेलोसिटी आहिस्ता 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 कम होते 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 यहाँ के वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि हमने कहा कि हम कम से कम वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी ज्यादा प्रोवाइड करते तो ये इससे भी आगे चला जाता, लेकिन हमने सिर्फ इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ सके। इसका मतलब इस पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। और एक ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, लेट सपोज ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर वेलोसिटी की जगह हम 0 रख दे तो पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया तो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाए। इसको ऐसे समझे, अगर काइनेटिक एनर्जी वाली बात नहीं समझ आ रही, कि एक सरफेस है, दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको कहा जाता है यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करो कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी आ जाए, लेकिन बी पे ही आना चाहिए, बी से आगे ना जाए। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, इस पे इतनी फोर्स लगाओगे कि ये ऑब्जेक्ट बी पे आके रुक जाए, वेलोसिटी क्या हो गई, 0। सेम हमने भी इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की कि ये सिर्फ फील्ड से बाहर चला जाए, फील्ड से बहुत ज्यादा दूर ना जाए। तो यहाँ पे आके जैसे यहाँ वेलोसिटी 0 हुई, वैसे ही यहाँ भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे तो हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की थी ऑब्जेक्ट को, उस वेलोसिटी को हम कह देते हैं कि वो वेलोसिटी है वीई। वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं वीई। इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम बोल देते हैं के ई इनिशियल, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। हम जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, रिलेटिव नहीं है। एब्सोल्यूट मीन जो एक्चुअल वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो। नाउ अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। हम डेरिवेशन में क्या करें कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इसको हमने लॉन्च किया वर्टिकली अपवर्ड, और कितना लॉन्च किया कि बस ये मैनेज कर सके टू रीच अ इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट मींस अर्थ से, जो सेलेस्टियल बॉडी से बहुत दूर, यहां से जो डिस्टेंस होगा उसको हम इंफिनिटी डिस्टेंस बोल रहे हैं, क्योंकि जो फील्ड है वो अर्थ से बहुत दूर जाके 0 होती है। लेट सपोज मैं बोलता हूँ 1, डिस्टेंस 1 छोटा सा है, 10 बड़ा हो गया, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से करते करते बहुत बड़ी वैल्यू होगी जहां पे जाके जो फील्ड है वो 0 होती है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं कि वो डिस्टेंस है इंफिनिटी, यानी बहुत ज्यादा है, हमें नहीं पता कितना है, बस है बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, अपवर्ड फेंका तो वो मैनेज कर सकी कहा, इंफिनिटी पॉइंट पर जाने में, जहां क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ये सब हम यहाँ देख चुके हैं पहले। हम क्या करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि बॉडी की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और बॉडी की फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जीज का सम होती है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम क्या लिखते हैं कि बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, एक मिनट, बॉडी की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर है बॉडी की फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के। नाउ मैकेनिकल एनर्जी किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी
प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही होगा। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे लग देते हैं फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास जो हमने एम ही लिया हुआ है एम, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है वीई, यहां हमने लिखा था लॉन्च विद वेलोसिटी वीई, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई वो वीई है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कि यहाँ माइनस भी है, जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर। अच्छा ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अर्थ के लिए लिखा है, हम नॉर्मल सेलेस्टियल बॉडी के लिए लिख रहे हैं तो ई नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे। सही, कैपिटल एम सेलेस्टियल बॉडी का मास, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर क्या है इस सेलेस्टियल बॉडी का रेडियस। आर हमारे पास ये है, ये लिख लेते हैं, ये सब लिखा नहीं है, ये हमारे पास डिस्टेंस आर है। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा, इनिशियली माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हुई थी। इसको अगर हम करना चाहें, वैसे नीड नहीं होती करने की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम देख चुके हैं कि जीरो है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो हो गए। नाउ हम क्या करते हैं कि हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर, वीई एस्केप वेलोसिटी है याद रखना है, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ आए तो ऐसे देख ले, m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके यहाँ डिवाइड होता, फिर m से कैंसिल हो जाता, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप पेपर में भी डायरेक्ट करें, पेपर में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ना अब हमारे पास क्या रह गया, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय आर। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया एस्केप वेलोसिटी के लिए, ये आप यहाँ पे रूट लेंगे और आ जाएगा। एक और तरीका भी है जो हमारे पास आसान मेथड है, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया, अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, और वो क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होती है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा ही था। ये फोर्स कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लग रही होगी। जैसे सपोज करें यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, एक प्लेनेट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो ये एफ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है ऑब्जेक्ट के वेट के। जैसे सपोज करें कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे ऊपर एक फोर्स है जो नीचे लग रही है, अब मैं कहता हूँ वो कौन सी फोर्स है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मेरा वेट है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट एक ही चीजें होती हैं, दोनों की डायरेक्शन भी हमेशा सेम रहती है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली वही वेट होती है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले पे लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 लेट सपोज सेलेस्टियल बॉडी का मास है जो कैपिटल M हो जाएगा, m2 इस ऑब्जेक्ट का मास है जो m हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r, r ये डिस्टेंस है, रेडियस सेलेस्टियल बॉडी का r स्क्वायर। नाउ मैंने क्या कहा कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है वेट के, और वेट किसके बराबर होता है mg के। तो हम यहां पे लिखते हैं एज वी नो दैट फोर्स बराबर होती है वेट के ऑब्जेक्ट के, जो वेट है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये बराबर होती है mg के। तो हम यहाँ पे इस फोर्स को mg से रिप्लेस करते हैं, mg इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ कुछ कैंसिल हो रहे हैं, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा,
आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इसको करने का रीजन क्या है? अगर आप देखें जी एम बराबर है जी आर स्क्वायर के, तो यहाँ पे जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट जी एम बराबर है स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर के, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम की जगह जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पहले से। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है, इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g आर। अच्छा, अब कुछ और भी तो हो सकते हैं, इसमें दोनों तरफ रूट ले सकते हैं, तो उसको हम आगे कर लेते हैं, या यहाँ आपको नजर आ रहा होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा v के स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2g आर। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g आर। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए? फाइनली इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो मुश्किल तो नहीं था, आसान था ना। अभी हमने एक चीज छोड़ दी थी देखना, वो थी डिपेंडेंस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। बस इसको देखेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे कि ये क्या होता है। डिपेंड के जो डिपेंडेंस है यानी एस्केप वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, हमें ये देखना है। लेकिन पहले इसको अगर हम देखें, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट 2 स्मॉल जी इंटू आर। अगर मैं कहता हूं कि ये जो वी ई की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है, आप बोलोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी जो प्लेनेट है उसका रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। ऐसा ही है ना? डायरेक्टली हम बोलेंगे किस पे, एक तो रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा आया? रेडियस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेकंड फैक्टर क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके अंदर एक थर्ड फैक्टर भी है, थर्ड फैक्टर पर भी डिपेंड कर रही है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम इस फॉर्मूले के बजाय इस फॉर्मूले को देखें, यहां से भी तो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन सकता था अगर हम दोनों तरफ रूट ले लेते। क्या बनता? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g m डिवाइडेड बाय r। एक फॉर्मूला ये भी तो आ सकता था। अब अगर यहां पे देखें एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, 2 कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, r हम लिख चुके, मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। तो थर्ड फैक्टर कौन सा है? मास ऑफ जो सेलेस्टियल बॉडी है उसके मास पर भी डिपेंड कर रही है। ना अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि हम इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से तो ऐसा लग रहा है कि मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, और इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से लग रहा है कि ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये क्या प्रॉब्लम है? पहला फॉर्मूला देखेंगे तो हमें डिपेंडेंसी ऐसे लगेगी कि जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे तो हमें लगेगा कि मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक फैक्टर दोनों में क्यों नहीं आ रहा? इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसकी ग्रेविटी कम होती है। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज है जो मास पर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब कि वो ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रही होगी। अगर आपसे कहा जाता है कि यहाँ एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ग्रेविटी ज्यादा होगी तो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ग्रेविटी ज्यादा कब होगी? जब मास ज्यादा होगा। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला भी बता रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है एस्केप वेलोसिटी, बस यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ। ग्रेविटी हमेशा मास पे ही डिपेंड करती है। तो अगर हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हम मास ही बोल रहे हैं एक्चुअली। तो ये दोनों सेम ही है, बस अलग अलग लिख दिए। ना अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें
अर्थ के लिए, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ देख लेते हैं इसको। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताया था। तो जो अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका कि वो ऑर्बिट में आ जाए, कम से कम वेलोसिटी प्रोवाइड की ऑर्बिट में लाने के लिए। तो अर्थ के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वीओ, किसके लिए? अर्थ के लिए, वो बराबर होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 किलोमीटर एक सेकंड में अगर एक ऑब्जेक्ट कवर करता है तो वो ऑर्बिट में आ जाएगा अर्थ के। अब 7.9 किलोमीटर, 1 मीटर तकरीबन इतना होता है, 1 किलोमीटर ऐसे 1000, फिर 7.9 किलोमीटर यानी कि 7900 हाथ जब ऐसे जाएंगे तो 7.9 किलोमीटर बनेगा, और वो डिस्टेंस एक सेकंड में कवर करेगी अगर बॉडी, तो वो एक ऑर्बिट में आएगी, स्केप नहीं करेगी, अभी ऑर्बिट में आएगी। स्केप कब करेगी हम देखते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। तो फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल्स टू √2g/r। ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ ये RE हो जाएगा, अर्थ के लिए लिखने दो। अच्छा, एक चीज VE को ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट। VE रिप्रेजेंट कर रहा है एस्केप वेलोसिटी, किसकी? अर्थ की। किसके बराबर होगी? 2g और RE। ग्रेविटी की तो वैल्यू पता है, RE की वैल्यू, इसको थोड़ा आगे करके लिखते हैं ताकि जगह बच जाए। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और RE की वैल्यू क्या होती है? RE की वैल्यू 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। इन वैल्यूज को पुट करवाते हैं फॉर्मूले में। √2g की वैल्यू 9.8 और RE 6.4 एक्सपोनेंट 6। नाउ आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? एक्चुअली 7,900 मीटर पर सेकेंड, जो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड बन जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से काफी ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी, और इस एस्केप वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे किया है ये मैंने? पॉइंट यहां होगा, पॉइंट को 3 बार पीछे ले गए, तो हमारे पास आ जाएगा 11.2 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सपोनेंट 3 बराबर होता है किलो के, तो यहाँ एक्सपोनेंट 3 की जगह आ जाएगा किलो, तो हमारे पास आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल है कि आपके एमसीक्यूज में आए कि या तो एस्केप वेलोसिटी बोल दें कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है। आपको फॉर्मूला याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में हमने डिफरेंस करते हुए पढ़ा है, ताकि आपको लास्ट चैप्टर का ऑर्बिटल वेलोसिटी भी थोड़ा रिवाइज होए, और एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझना नेसेसरी होता है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।